बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में भी अगर आप देखें कि इस क्वेश्चन में भी बात वही हो रही है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि फैक्टराइज हमने करना है जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। देखिए इस पार्ट को अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये बाकी दोनों एक्सप्रेशन जो हमने पहले सॉल्व किए हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। एक तो ये थोड़ा लेंथी भी होगा पार्ट, दूसरा आपने इनको बहुत ध्यान से बहुत ट्रिक से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास 4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर x+1, दूसरा x+2, x+3 और x+4, और एक और कांस्टेंट टर्म हमें साथ में दी गई है जो कि प्लस हो रही है। अब 4 फैक्टर्स हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने दो दो फैक्टर का पेयर बनाना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से दो फैक्टर्स को हमने इकट्ठा करना है। हमने फर्स्ट फैक्टर का जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड फैक्टर की कांस्टेंट टर्म 3 है और फोर्थ की 4 है। जिन फैक्टर्स के कांस्टेंट टर्म्स को प्लस करने से सेम आंसर आ जाएगा तो वो फैक्टर हम इकट्ठे करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो 1 और 4 को प्लस करने से इसका फैक्टर कांस्टेंट टर्म 1 है पहले फैक्टर की, और इसकी 4 है। तो 1 और 4 को प्लस करने से हमारे पास क्या आता है 5। और अगर इसकी कांस्टेंट टर्म 2 को देखा जाए और इसकी कांस्टेंट टर्म 3 को देखा जाए तो ये 2 और 3 भी ऐड होने से हमें क्या आंसर देते हैं 5। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमने कौन कौन से फैक्टर को इकट्ठा करना है। तो हमने जी फर्स्ट और लास्ट वाले फैक्टर को इकट्ठा करना है, ठीक, और सेकंड और थर्ड वाले फैक्टर को इकट्ठा करना है। तो हम सबसे पहले तो इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। देखें फर्स्ट फैक्टर है x+1, इसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं x+4 को, और इनको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और साथ में हम x+2 को हम कंबाइन कर रहे हैं x+3 के साथ, और ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारी इसको हम अभी लास्ट में रखेंगे। अब जब हमने टू फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया है तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए इन दोनों फैक्टर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ का आपने फर्स्ट टर्म लेनी है, फर्स्ट टर्म x है, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट x को जब आपने उठा लेना है ना तो उसको अगले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो x को पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया x की पावर 2, मतलब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ेगी मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल की पावर बढ़ जाएगी। 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, x पावर 2। फिर x को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा। x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 4x देगा। ये कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के शुरू में आता है। वेरिएबल जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं सेम वेरिएबल अपनी पावर को बढ़ा देता है, लेकिन वेरिएबल जब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये कांस्टेंट एज ए कोफिशिएंट स्टार्ट में आएगा, ठीक। अब x को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या करना है, x को छोड़ देना है। अब सेकंड 1 को हम पकड़ लेंगे। अब इस 1 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 1x, और 1 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1s आर 4। अब ये अभी तक ब्रैकेट में ही आप रखेंगे, ठीक। अब सेकंड की तरफ आएँ। सेकंड में भी हम सेम वही काम करेंगे। पहले x को पकड़ेंगे जी, x को हम पहले फर्स्ट x से और फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर पहले नेक्स्ट फैक्टर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल अपनी पावर को बढ़ा देगा। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट स्टार्ट में आ जाएगा, वेरिएबल बाद में आएगा। उसके बाद हमने x को छोड़ देना है क्योंकि x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने 2 को उठाना है। 2 को आपने सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करना है फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आएगा, और जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3s आर 6 आ जाएगा। और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, जो एक अलग टर्म है, वो हम साथ में अभी ऐड करते रहेंगे। अब मज़ीद इसको देखें। इसमें हमारे पास x² है, वो 1 टाइम ही है, पावर 2 की एक ही टर्म है, ठीक। इसके बाद x की 2 टर्म्स हैं, मीन्स कि ये 4x है और ये 1x है। तो जब सेम टर्म्स होती हैं तो उनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो 4 और 1 5x प्लस 4। और सेकंड जो फैक्टर हमारे पास आएगा इसमें भी x² की एक ही टर्म है, और 3 और 2
ये दोनों x की टर्म है, तो x की दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 3x प्लस 2x, तो ये हमें 5x देगा। 5x प्लस 6 और 1 अभी हम साथ में ही ऐड करते रहेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमने 4 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये काम होगा आपका इन पार्ट्स में, इन एक्सप्रेशंस में, कि जब आप फैक्टर बना लेंगे 4 फैक्टर से वो 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म सेम हो जाएंगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है और एक्स स्क्वायर जमा 5x इसमें भी बन गया। फर्स्ट 2 टर्म सेम बन गई। तो इन वेरिएबल में हमने क्या काम करना होता है, इन एक्सप्रेशन में हमने अपने क्वेश्चन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जंप करवाना होता है। कि वो कैसे, कि हमारा क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में था, हमारा क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में था, अब हम इसको एक्स वेरिएबल से किसी और वेरिएबल में मूव करवा के सॉल्व करेंगे और फिर आंसर अपना हम एक्स वेरिएबल में ही देंगे। मूव फिर आपने किसी और वेरिएबल में करवाना है। आप किसी और वेरिएबल वाई कह सकते हैं, जी कह सकते हैं, टी कह सकते हैं, एल कह सकते हैं, कोई भी वेरिएबल जो इसके अलावा हो, ठीक है ना। तो एक्स वेरिएबल से हम मूव कर रहे हैं वाई की तरफ। अब आपने गौर से देखना है कि जो सेम टर्म हमारी बन गई है, सेम टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसको आपने लेट करके, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खुद से सपोज कर रहे होते हैं तो हम उसको लेट करते हैं, ठीक। लेट करके आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y की इक्वल कह देना है, ठीक है, कि ये y की इक्वल हो गया। हमने y वेरिएबल में मूव कर लिया है। अब हम क्या काम करेंगे कि जब हमने इस पूरी टर्म को कह दिया है कि ये y की इक्वल है, तो फिर हम इस पूरी टर्म की जगह y पुट कर देंगे। अगेन हम अपनी, अब बेशक इसको a का नाम दे सकते हैं इस इक्वेशन को, और जब आप इम्प्लाई ए करेंगे, इम्प्लाई ए का मतलब ये होता है कि अब मैं ए वाली इक्वेशन को ले रही हूँ, ए वाली इक्वेशन को डील कर रही हूँ। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x पूरे को हमने y का नाम दे दिया है, तो इस पूरी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इस पूरी को y हम कहेंगे, y साथ में प्लस 4, ये साथ ऐड करेंगे प्लस 4, और फिर सेकंड में भी इस पूरी इन 2 टर्म्स को एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने y कह दिया है, तो हम इसको y लिखेंगे, प्लस साथ में 6 लिखेंगे और प्लस 1। 9th क्लास, इन क्वेश्चंस में जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में मूव करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है और हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे लिए इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। वो कैसे, अब देखें, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सिंपल इस तरीके से हो गया है कि बहुत एक लीनियर से फैक्टर आ गए हैं आपके पास कि आपने अब क्या करना है जी, सेम जैसे हमने पहले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, पहला नंबर हम उठाएंगे, फर्स्ट टर्म को अगले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। y को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो ये y की पावर 2 आ गया, और फिर जब y को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y आ गया, कोफिशिएंट बन गया। अब y को हमने छोड़ देना है। अब हम सेकंड टर्म को उठाएंगे, 4y से मल्टीप्लाई होगा और 4 फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 4y देगा, और 4 जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 देगा, और ये साथ में अब 1 हमारा ऐड हो जाएगा। अभी फिर इसमें स्क्वायर की एक ही टर्म है, लेकिन y की 2 टर्म्स हैं, दोनों को ऐड कर दें, 6y प्लस 4y 10y, और कांस्टेंट की भी 2 ही टर्म आ गई हैं, क्योंकि एक 1 जो था ना वो भी एक कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, तो चूंकि दोनों प्लस के हैं तो ये हमें प्लस का 25 दे देंगे। अब यहाँ पे आपको सारी बात की समझ आ गई होगी क्यों। अब हमारे पास टोटली जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गया है। मीन्स के जो बुक वाले हैं, जो आपको फर्स्ट स्टेप उन्होंने समझाया था, उसके बाद थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट समझाए हैं 2-3 पार्ट्स, उसके बाद 4.1 में कुछ आपको पावर 4 के क्यूब के समझाए गए हैं, फिर पावर 2 में जाके फिर और थोड़ा सा लेंथी पार्ट आया, लेकिन सबका लुबे लुबाब क्या होगा कि फिर इनको सॉल्व करते करते आपकी एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जितना भी पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, जितने भी इसमें से हमने सारा काम किया है, ये एंड पे जाके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। स्टार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें समझाई गई थी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। मैंने 4.1 के लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अरेंज होना चाहिए, पावर 2 फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है अगर तो मौजूद है तब ठीक, अगर नहीं शो हो रहा तो वो 1 होगा, ठीक। फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो जब 1 को आपने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया,
25। अब ये जो 25 होता है ना, इस जो फैक्टर हमें मिल जाता है, जो एक नंबर हमें मिल जाता है, उसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे जी? फैक्टर हमारे पास बनेंगे, एक तो यही बनेगा 1 क्रॉस 25 इक्वल टू 25, एक हमारे पास बनेगा 5 क्रॉस 5 विच इज़ इक्वल टू 25। बस यही दो फैक्टर्स बनेंगे, यही वो नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा। तो देखिए हमारे पास कंडीशन ये फुलफ़िल होनी चाहिए कि ये इनमें से एक फैक्टर हम चूज़ करेंगे, तो उस फैक्टर में मल्टीप्लिकेशन में तो 24 आएगा, लेकिन जो फैक्टर हम चूज़ करेंगे उसको प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए, जो कि 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आप देख लें कि 25 में प्लस ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24 हो जाएगा। तो ये तो किसी सूरत में आपका फैक्टर ट्रू नहीं है। सेकंड फैक्टर को देखें, सेकंड फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में 25 दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर दोनों को मैं +5 और +5 का साइन दे दूं तो ये मुझे प्लस का 10 दे रहे हैं, जो कि मिडल टर्म का कोफिशिएंट है। तो ठीक है, ये हमारा फैक्टर ट्रू होगा। तो 10 को जी हमने तोड़ दिया है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स कौन से हैं? 5 और 5। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ ही लिखा जाता है, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखा जाता है, और मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, और जिन 2 पार्ट्स में हम तोड़ते हैं उन्हीं 2 पार्ट्स के साथ वेरिएबल भी लगा देते हैं, जो बड़े नंबर के साथ होता है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेरी इजी, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 टर्म में क्या कॉमन है? फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन है जी y, आपने y कॉमन निकाल लिया, अंदर y प्लस सेकेंड टर्म का y कॉमन में है, 5 बच जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? यस 5, अंदर y प्लस 25 का 5 कॉमन है। तो आपने किस तरीके से चेक करना होता है? 25 को आपने 5 पे डिवाइड करके चेक करना है। 5 5 आर 25, ठीक है। तो अंदर रिमेनिंग टर्म क्या होगी? 5। और उसके बाद आपने एक दफ़ा ये जो अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल सेम बनने चाहिए। इसमें ना नंबर में, ना आपके वेरिएबल, ना प्लस माइनस में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। तो जो फैक्टर सेम बन जाते हैं उनको आपने 1 टाइम लिखना होता है, और 1 टाइम ये जो कॉमन वाले होते हैं y प्लस 5, इनको लिखना होता है y प्लस 5। तो चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में फैक्टर्स दोनों सेम बन गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला फैक्टर है y प्लस 5, ये 1 टाइम है, और ये y प्लस 5 ये 1 टाइम है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो फैक्टर सेम फैक्टर 2 दफ़ा आ गया। तो सेम फैक्टर 2 दफ़ा आने का क्या मतलब होता है कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया, 2 दफ़ा जो आ गया आपका। तो अब आपने क्या काम करना है? अब आपने ये काम करना है कि चूँकि ये बात आपने 9th क्लास याद रखनी है कि हमारा क्वेश्चन जिस वेरिएबल में भी होता है, हमने आंसर उसी वेरिएबल में देना होता है। हाँ, हम क्वेश्चन से जंप करते हैं, अपने क्वेश्चन में एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में मूव करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए मूव करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करते हैं, और ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है ना। आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में मूव करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपने आंसर अपने वेरिएबल में देना है। तो देखें, आंसर हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल में है, तो आंसर हमारा y प्लस 5 का होल स्क्वायर आया। तो आपने क्या करना है? एंड पे जाके रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट ये करनी है कि y हमारा क्या था? देखें, y हमारा था, जब हम लेट करके पुटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y हमारा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो एंड पे जाके हमने रिप्लेसमेंट करनी है, जिधर y होगा उधर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x y की जगह पे पुट कर देंगे। इधर y की जगह पे हमने ये पुट कर दिया प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर, और ये अब आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा, और ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी इस एक्सप्रेशन की। और क्वेश्चन में आप तमाम जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपने इक्वालिटी का साइन, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है कि इक्वालिटी का साइन आप साथ में लाजमी लगाएंगे, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 4 फैक्टर हैं, और 4 फैक्टर में हमने ये गेस करना है कि कौन कौन से 2 फैक्टर्स को हमने इकट्ठा करना है। तो देखिए, फर्स्ट का फैक्टर 2 है, सेकंड का -7 है। साइन का आपने ख्याल करना है, ठीक है ना। साइन आपने प्लस माइनस के साथ उठा के प्लस माइनस करना है, ठीक है ना। ये नहीं करना कि आपने 7 को उठा लिया। ये जो साइन है, जो नंबर का साइन होता है ना, वो लेफ़्ट साइड पे होता है। तो 7 का जो साइन है वो माइनस का है। तो थर्ड जो फैक्टर है उसमें भी कांस्टेंट -4 है, और फोर्थ में -1 है। तो देखिए, हम ऐसे ऐसे 2 कांस्टेंट्स को उठाएंगे कि जिनको प्लस या माइनस करने से सेम कांस्टेंट टर्म आए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ये 2 और -7, तो मैं अगर +2 और -7 को उठाऊँ तो ये मुझे 5 देगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ी टर्म है। और अगर मैं यहाँ से -4 और -1 को ऐड कर दूँ तो माइनस की दोनों टर्म्स होती तो ऐड है, लेकिन साइन माइनस का देती हैं।
तो यहाँ पे हमारी जो टर्म्स है ना वो जो दी गई हैं वो अरेंज्ड ही हैं, लेकिन आपने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके ब्रैकेट के अंदर रखना है और बताना है कि मैंने कौन कौन से दो फैक्टर को इकट्ठा किया है। तो हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम x+2 और x-7 को ही इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इन्हीं को इनसे कांस्टेंट हमारा -5 आ रहा है और इन दोनों फैक्टर को इकट्ठा करने से हमारा कांस्टेंट वो भी -5 ही आ रहा है। तो हम इनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, x-4 और x-1, और अपना जो हमारा कांस्टेंट है 17 वो हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी कि आपने पहली टर्म आपने पकड़ी और पहली टर्म को आपने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, सेम वेरिएबल तो अपनी पावर को बढ़ाता है, ठीक। और जब वेरिएबल एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो कोफिशिएंट में चेंज हो जाता है। मीन्स के x जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -7x आ जाएगा। साइन का आपने लाजमी ख्याल करना है, ठीक। उसके बाद आपने x को छोड़ देना है, फिर आप 2 उठाएंगे, 2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x देगा, और 2 जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 देगा। और ये भी आपने ब्रैकेट में ही रखना है। उसके बाद x से मल्टीप्लाई होगा और फिर x-1 से होगा, x से होगा x का स्क्वायर, -1 से होगा तो -1x। उसके बाद आपने 4 को जब मल्टीप्लाई करना है तो 4 के साइन का ख्याल करना है। 4 का साइन उसके लेफ्ट साइड पे है जो कि नेगेटिव है। 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा। 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा -4x, और 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ार 4 होगा, और मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन प्लस हो जाते हैं तो ये +4 होगा, और साथ में 17 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में जाके इनको ऐड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारी x² वो एक ही है, लेकिन सेकंड टर्म हमारी 2 हैं। तो x और x की टर्म के कोफिशिएंट्स प्लस माइनस हो जाएंगे। 7 में से 2 माइनस हुआ -5x -14, और सेकंड टर्म x² भी एक ही है, लेकिन x की 2 टर्म है, -1x और -4x। अब -1x और -4x ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन में दो नेगेटिव टर्म्स प्लस हो जाती हैं और साइन नेगेटिव का देती हैं। -5x +4 +17। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि जब हमने इनको 4 फैक्टर से 2 फैक्टर में चेंज कर दिया था तो हमारे पास पहले 2 फैक्टर सेम बन जाएंगे। पहली जो 2 टर्म्स हैं वो सेम बनी थी, x² -5x और x² -5x इस फैक्टर की। तो अब आपने जंप करना है अपने वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। तो जंप करने का ये तरीका है जी, आपने लेट करना है। लेट करके जो सेम टर्म्स बन गई हैं उन्हीं सेम टर्म को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करना है। मैं कह रही हूँ कि x² -5x को मैं इक्वल टू y कह रही हूँ, ठीक। अब जहाँ जहाँ पे भी हमारा x² -5x होगा हम उधर y पुट कर देंगे, और इसको आप बेशक नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप a का नाम दें, ये इक्वेशन जहाँ पे आपने छोड़ी है वो आपकी a है, और फिर जब आप इम्प्लाई करेंगे, इम्प्लाई a का मतलब है कि मैं a के अंदर ही अब एडिशन कर रही हूँ, a के अंदर ही पुटिंग कर रही हूँ। अब a में आपने x² -5x की जगह पे y पुट कर दिया, साथ में -14 आ जाएगा। उसके साथ आपका यहाँ पे भी पूरा y आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और कांस्टेंट अभी आपने साथ में ही रखना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हमने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में मूव किया तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सिंपल इस तरीके से हो गया कि लीनियर फैक्टर बन गए। अब y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर, y 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y। अब y को छोड़ दें, 14 को पकड़ लें, 14 को विद साइन आपने मल्टीप्लाई करना है। -14 जब y से मल्टीप्लाई होगा -14y, और -14 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 4 ज़ार 16 और 1 5 -56 और प्लस का 17। अच्छा, हमारे पास y² की एक ही टर्म है, आप उसको एज इट इज़ ही रखेंगे, लेकिन y की 2 टर्म्स हैं। y की 2 टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो 14 में से 4 माइनस हुआ 10, और 14 बड़ी वैल्यू है ना, तो साइन माइनस का आएगा 10y। अब दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये भी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। तो 56 माइनस का है और 17 आपका प्लस का है। तो जाहिर है जब एक नंबर माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो वो माइनस ही होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। देखिए 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, आपने यहाँ से बोरो लेना है, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 16 बन जाएगा। अब 16 में से 7 आपका माइनस हुआ तो 9, और 4 -1
3। अब 39 आंसर आया है, मीन्स कि 56 में से आपने 17 को माइनस किया 39। अब 39 साइन के साथ साइन माइनस का आएगा क्योंकि 56 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस का 39। अब हमारे पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गई है। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, इसमें आपने फर्स्ट टर्म को के कोफिशेंट को, अब हमारा कोफिशेंट यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे कि शो नहीं हो रहा तो वो 1 होगा, तो फर्स्ट टर्म के कोफिशेंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 को जब हमने 39 से मल्टीप्लाई किया ना, 1 को 39 से, तो हमारा आंसर आया 39। अब 39 के हमने फैक्टर बनाने, 39 के वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 आए, तो एक तो यही फैक्टर होगा जी, 1 क्रॉस 39 विच इज़ इक्वल टू 39, और दूसरा हमारे पास होगा 3 क्रॉस 13 विच इज़ इक्वल टू 39। ठीक, अब हमने चेक करना है कि आया जो हमने 2 फैक्टर बनाए हैं उनमें से ट्रू कौन सा है। तो कंडीशन ये होती है कि जो भी फैक्टर हम चूज़ करेंगे उसको मल्टीप्लाई करने से तो 39 आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए जो कि -10 है। तो 39 में +1 करने से 40 आ जाएगा, और 39 में से 1 माइनस भी कर दें तो 38 आ जाएगा। किसी सूरत में भी 10 नहीं आ सकता, ये फैक्टर आपका स्किप हो गया। हाँ, सेकंड फैक्टर को आप देखें, सेकंड फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में 39 दे रहा है। अब देखें 13 में से 3 माइनस करें तो 10 आ सकता है, साइन आपने खुद देना है। देखिए अगर जब हमें ये पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन में काम हो रहा है कि 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है ना, तो अब ये होगा कि आपने एक को प्लस का साइन देना है, एक को माइनस का साइन देना है। तो हम साइन इस तरह से देंगे कि अगर मैं 13 को नेगेटिव का दे दूँ और 3 को प्लस का दे दूँ तो ये -10 देगा, और अगर 13 को प्लस का दे दूँ और 3 को माइनस का दे दूँ तब ये +10 देगा। तो हमारा जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो -10 है, साइन आपने ध्यान से देने हैं -10। तो कौन सा ठीक होगा जी, बड़ी वैल्यू को हम 13 को नेगेटिव देंगे और 3 को पॉजिटिव देंगे, ये हमारा रॉन्ग होगा। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ ही रखते होते हैं, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ ही रखते होते हैं, मिडल टर्म को हमने तोड़ा है 2 पार्ट्स में, 13 और 3 में। तो हम 13 और 3 को भी y देंगे, 13y + 3y। अब देखें, अब अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए, दो टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे, दो टर्म्स को इस तरीके से इकट्ठा करेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें y कॉमन है। तो अंदर फर्स्ट टर्म का y रह गया, -13y का y कॉमन में है, अंदर 13 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 आपने कॉमन लिया, थर्ड टर्म का 3 कॉमन है, y रह जाएगा माइनस। अब 39 का 3 कॉमन है, 39 का 3 कॉमन है, चेक कैसे करेंगे जी, 39 को 3 पे डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 1s are 3 और 3 3s are 9, मीन्स के अंदर 13 बच जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आपके अंदर की जो दोनों फैक्टर होंगे वो बिल्कुल सेम बन जाएंगे, ये फैक्टर्स, ठीक है, ये सारी आपकी वर्किंग है। तो अब जब सेम फैक्टर बन जाएं तो एक दफ़ा सेम फैक्टर को लिखना है और एक दफ़ा बाहर वाले फैक्टर्स को जो आपके कॉमन में हैं, y + 3, 2 फैक्टर आपके बन गए। अब इसमें दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं। तो एक और बात का आपने याद रखना है 9th क्लास कि क्वेश्चन जिस वेरिएबल में भी होता है आंसर उसी वेरिएबल में देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन से हम मूव करते हैं दूसरे वेरिएबल में सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। अब हमने जाके रिप्लेसमेंट करनी है, रिप्लेसमेंट हमने y की करनी है x में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था। तो y को हम रिप्लेस करेंगे अपने y, हाँ क्या चीज़ थी, y थी, x² - 5x को हमने y कहा था। तो जिधर जिधर y होगा उधर हम x² - 5x पुट कर देंगे। तो y की जगह पे हम पुट करेंगे जी x² - 5x, y की जगह पे पुट हो गया और साथ में 13 आ गया, और इधर भी x² - 5x और साथ में प्लस का 13 आ गया, और यही हमारी फैक्टराइजेशन हो गई इस पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें आधा काम बुक वाले ने हमें करके दे दिया है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, उन 4 फैक्टर्स में से पहले हम गेस करते हैं कि कौन से 2 फैक्टर को इकट्ठा करना है, और फिर जब उनको हम 2 फैक्टर को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स को, तो फिर ये सेम सिचुएशन बनती है। सेम सिचुएशन ये बनती है कि जब मल्टीप्लाई 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 फैक्टर में चेंज होता है, और फिर ऐसा होता है कि पहली 2 टर्म्स सेम बन जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स दोनों फैक्टर की सेम है, 2x² + 7x,
2x स्क्वायर प्लस 7x। तो 9th क्लास हमने डायरेक्ट पुटिंग मेथड में जाना है, ठीक है ना। आधा काम हुआ है हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमने डायरेक्ट पुटिंग मेथड में जाके इसको बड़े क्वेश्चंस को थोड़ा सा शॉर्ट करना है और फिर इसको हमने सॉल्व करना है। इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट करना है। जब हम पुटिंग मेथड को यूज़ करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट होकर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने बाय पुटिंग मेथड यूज़ करना है तो डायरेक्ट आपने लेट करके इस पार्ट को y की इक्वल पुट करना है। लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू y। हमने इस पूरी टू टर्म्स को y का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो जब हम इसको y कहेंगे तो जिधर जिधर ये टर्म मौजूद है आप इसको बेशक a का नाम दें, 1 का नाम दें, 2 का नाम, b का नाम दें, इक्वेशन को कोई नाम दे दें, ठीक है ना। तो जब हम इम्प्लाई a करेंगे तो इम्प्लाई a में हम पुट कर रहे हैं जी, इस पूरी जगह पे हम लिखेंगे y प्लस साथ में 3 है और फिर इस पूरी जगह पे भी हम लिखेंगे y फिर साथ में प्लस 5 है और कांस्टेंट टर्म हमारी बाहर ही रहती है। देखें अब आप खुद इसको जज करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कितना लेंथी था। तो बाय पुटिंग मेथड से हमने इसको बिल्कुल लीनियर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। y को आपने सबसे पहले y से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो y जब y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर बन जाएगा, y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y बन जाएगा। उसके बाद y को छोड़ देना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। 3 को आपने y से मल्टीप्लाई करना है 3y, और 3 को जब आपने 5 से किया तो 15 आएगा और कांस्टेंट टर्म भी साथ आ जाएगी। अब हमारे पास y स्क्वायर की एक ही टर्म है और y की 2 टर्म है, दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। 5y प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 8y और ये भी कांस्टेंट टर्म है और 15 प्लस 1 16। ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना वेरी सिंपल। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो भी मौजूद होगा फिर वही होगा, अगर मौजूद नहीं है तो वो 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब लास्ट कांस्टेंट टर्म से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब ये 16 के फैक्टर बनाने, ठीक है। 16 का पहला फैक्टर तो यही बनेगा 1 क्रॉस 16 विच इज़ इक्वल टू 16, ठीक। दूसरा हमारे पास बनेगा 2 क्रॉस 8 विच इज़ इक्वल टू 16। एक और फैक्टर हमारे पास बनेगा 4 क्रॉस 4 इक्वल टू 16। 3 फैक्टर बन गए। तीनों फैक्टर में से चूज़ करना है कि कौन सा वो फैक्टर होगा जो हमारी दोनों कंडीशन पे फुलफिल होगा। तो दोनों कंडीशन ये होती हैं कि इनमें से वो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से तो ऑटोमेटिकली 16 ही आएगा, लेकिन उन फैक्टर को प्लस माइनस करने से हमारा मिडल टर्म का कोफिशिएंट 8 आना चाहिए। तो 8 कहाँ से मिलेगा हमें? देखो फर्स्ट फैक्टर में से नहीं मिल सकता। 16 और 1 17 और 16 में से 1 माइनस हुआ 15, तो ये फैक्टर आपका स्किप हो गया। सेकंड फैक्टर भी स्किप हो जाएगा क्योंकि 8 और 2 10 और 8 में से 2 माइनस हुई 6। हाँ, लास्ट फैक्टर अगर आप देखें तो 4 4 आर 16 और सेकंड कंडीशन दोनों प्लस होने से हमें 8 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल ये होती है कि आपके वो फैक्टर प्लस या माइनस में हमें मिडल टर्म का कोफिशिएंट दें। तो हम क्या करेंगे जी, अपनी क्वेश्चन की तरफ आएंगे। वाई स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ ही लिखा जाता है, ये आपकी सारी वर्किंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ ही लिखा जाता है और 8 को हमने तोड़ा है जी, 8 को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, इस फैक्टर में 4 और 4 में। तो 8 के साथ वेरिएबल है, 4 को भी वेरिएबल देंगे, 4y प्लस 4y। 8 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब एक्सप्रेशन 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। 2 टर्म्स को इकट्ठा करें, 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आएगा, y प्लस 4, और थर्ड और 4 में से भी 4 कॉमन आएगा, ठीक। अंदर y प्लस 16 का 4 कॉमन है फोर्थ टर्म का, तो 4 4 आर 16 डिवाइड करके चेक करना है आपने, ठीक है। 16 का 4 कॉमन है तो 4 पे डिवाइड करके चेक करना है। 4 4 आर 16, रिमेनिंग टर्म अंदर 4 होगी। अब आपने जब फैक्टर आपके सेम बन जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ट्रू है। हमने एक दफ़ा सेम फैक्टर को लिखना होता है और एक दफ़ा कॉमन वाले को लिखना होता है, y प्लस 4। अगर यहाँ से आप गौर करें तो ये एक ही फैक्टर 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। मतलब ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, तो इट्स मीन ये फैक्टर हमारा 2 टाइम है, तो हम इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। क्योंकि जो सेम वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल अपनी पावर को बढ़ाता है, y की पावर 2, ठीक। और इसी तरह ये पूरा फैक्टर, इसकी पावर 1 है और सेम फैक्टर उसकी भी पावर 1 है, सेम फैक्टर है ना, तो इट्स मीन कि ये पावर में एडिशन करेगा, 1 + 1 2 कर देगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है 9th क्लास, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन को यहीं पे नहीं छोड़ देना कि इसका आंसर यही है, नहीं।
आपका क्वेश्चन जिस वेरिएबल में भी होता है आपने आंसर उसी वेरिएबल में देना होता है। हमारा क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में है तो हमने आंसर भी एक्स में ही देना है। तो वाई की रिप्लेसमेंट करेंगे। वाई किसकी इक्वल है जी? 2x² प्लस 7x। वाई इक्वल है जी 2x² प्लस 7x। तो वाई को हम पुट कर देंगे वाई की जगह पे 2x² प्लस 7x। वाई की जगह पे पुट हो गया, साथ में +4 है, +4 आ जाएगा और इक्वल होल पावर 2 आ जाएगी। और यही आपकी फैक्टराइजेशन होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। और इसमें आपने ध्यान करना है, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। सेम आपका क्वेश्चन ऐसे चलता रहेगा, पुटिंग मेथड यूज़ होगा, उसके बाद सेम वही नीचे टर्म्स चलती रहेंगी, इक्वालिटी का साइन भी आप लगाते रहेंगे। ये सारी आपकी वर्किंग है साइड पे। बेशक आप अपने जो आपका पेपर होगा, आपकी नोटबुक होगी, उस पर साइड पे आप कोई अलग लाइन लगा के उसमें वर्किंग को मेंशन करके करें। ये सारी आपकी वर्किंग है जो हम आपको साथ में समझा रहे होते हैं। ये सारा आपका क्वेश्चन एक डिटेल से नीचे चल रहा है।